हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बीएसएससी के द्वारा जो इंटर लेवल का प्री का एग्ज़ाम हुआ था 29 जनवरी 2017 को, उसके कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। इसमें टोटल क्वेश्चंस जो है वो 1 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, टाइगर। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के लागू होने के बाद प्रोजेक्ट टाइगर भारत की पहली और सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना थी। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1 अप्रैल 1973 को। ये किस अधिनियम के द्वारा बना था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। यहाँ पे आप लिख लीजिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसकी शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है वहाँ से हुई थी। इसके पहले निदेशक कौन थे? तो इसके पहले निदेशक थे कैलाश सांखला। कैलाश सांखला इसके पहले निदेशक थे और इन्हें ही हम टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ आप कुछ और फैक्ट्स याद रख सकते हैं, जैसे कि गिर सिंह परियोजना। गिर सिंह परियोजना ये कब शुरू हुआ था? तो ये 1972 में शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर मैंने बता दिया 1973 में। उसके बाद एक हुआ था मगर मत्स्य संरक्षण परियोजना, ये हुआ था 1975 में। उसके बाद एक है गेंडा परियोजना, ये शुरू हुआ था 1987 में। और इसके साथ है प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये शुरू हुआ था 1992 में। तो ये क्रम आपको याद रखना है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में ये पूछते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 1 जनवरी 2015। योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। ये नीति जो है इसका इंग्लिश जो रूप है ये है, और कभी कभी एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ देता है। तो जो फुल फॉर्म है वो आप नोट कर सकते हैं, वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। नीति आयोग जो है वो एक गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री संस्था है। ये भी याद रखना है कि ये एक गैर संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था नहीं, गैर संवैधानिक है। यानी कि ये संविधान में इसका पहले से जिक्र नहीं था, इसे बाद में बनाया गया था। इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसके वर्तमान उपाध्यक्ष और सीईओ का नाम हमेशा करंट अफेयर्स के लिए पढ़कर जाना है, क्योंकि वो पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, विनोबा भावे। पौनार आश्रम महाराष्ट्र के वर्धा जिले में स्थित है। कहाँ पे है ये? वर्धा जिले में है, महाराष्ट्र में। ठीक है। इसकी स्थापना आचार्य विनोबा भावे ने की थी। उन्होंने यहीं से अपने सामाजिक और आध्यात्मिक आंदोलनों को दिशा दी थी। आचार्य विनोबा भावे 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे, और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली से प्रसिद्ध भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी किसने? विनोबा भावे ने। और कहाँ से कहाँ तक की थी? तो कहाँ से की थी ये? पोचमपल्ली से कब की थी? तो 1951। इसके साथ याद रखना है। इसके साथ एक और फैक्ट याद रखना है विनोबा भावे के लिए कि विनोबा भावे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इन्हें मिला था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 पाने वाले ये पहले भारतीय व्यक्ति थे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, उर्दू। तो 2017 में परीक्षा के समय जम्मू कश्मीर की एकमात्र आधिकारिक भाषा उर्दू थी। अभी देखिए वर्ष 2020 में संसद द्वारा पारित कानून के तहत अब जम्मू कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषाएं हैं। कौन कौन सी है? तो कश्मीरी है, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी है। अंग्रेजी आधिकारिक भाषा का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज।
ठीक है। डोगरी भाषा को 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान संसद कहलाती है, तो जापान संसद को डायट कहते हैं। जापान की द्विसदनी विधायिका को डायट कहा जाता है। इसके निचले सदन को प्रतिनिधि सभा और ऊपरी सदन को पार्षदों की सभा कहा जाता है। देखिए ये कोट्स जो दिया है ये किसकी है, तो ये स्पेन की संसद का नाम है, स्पेन की संसद। ठीक है। उसी तरह सेजिम जो दिया है ये है पोलैंड की संसद, पोलैंड की संसद है ये। और जो डेल है ये आयरलैंड की संसद का नाम है, आयरलैंड की संसद का नाम है। डेल आयरलैंड, सेजिम पोलैंड, कोट्स स्पेन। और एक और इसके साथ याद रख सकते हैं, इजराइल फेमस है अभी फ़िलहाल, तो इसके संसद का नाम है नेसेट। इंग्लिश में अगर लिखना हो तो KNESSET, के यहाँ पे साइलेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियाल किस देश की मुद्रा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 सऊदी अरब की। सऊदी अरब की आधिकारिक मुद्रा का नाम सऊदी रियाल है। देखिए रोमानिया देश दिया है, तो इसका मुद्रा का जो नाम है वो है ल्यू। अंगोला यहाँ पे दिया है, इसकी मुद्रा का नाम है क्वांजा, ये याद रखना है। और यहाँ पे पाकिस्तान का आपको पता ही है, पाकिस्तानी रुपया। और ईरान की मुद्रा भी रियाल थी, लेकिन हाल ही में इसने अपने मुद्रा का नाम बदलकर तोमान करने का निर्णय ले लिया है, और एक तोमान बराबर 10,000 रियाल के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय झंडे में चक्र का रंग क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 नीला रंग है। राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में बने चक्र का रंग गहरा नीला है। यह चक्र सारनाथ के अशोक सिंह के स्तंभ से लिया गया है। इस चक्र में कुल 24 तिलियाँ होती हैं, जो दिन के 24 घंटे और निरंतर प्रगति का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, तो ये होता है 3:2। और ये ध्यान रखना है कि हमारे भारतीय झंडे को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। और इसका डिज़ाइन किसने किया था, तो पिंगली वेंकैया ने इसका डिज़ाइन किया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 अरविंदो घोष। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित मूल वंदे मातरम का पहली बार अंग्रेजी गद्य में अनुवाद श्री अरविंद घोष ने किया था, जिसका शीर्षक था मदर आई बो टू दी। वंदे मातरम मूल रूप से बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, जो कि 1882 में लिखा गया था। इसे पहली बार 1896 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था, और इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैत्र प्रायः पड़ता है किस दिन को पड़ता है ये, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 22 मार्च को। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, और इसका पहला महीना चैत्र होता है। सामान्य वर्षों में एक चैत्र 22 मार्च को और लीप वर्ष में यह 21 मार्च को पड़ता है, ये ध्यान रखना है। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो 78 AD में, यानी 78 ईस्वी में कुषाण राजा कनिष्क ने इसकी शुरुआत की थी। इसे भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया गया था। शक संवत का अंतिम महीना कौन सा होता है, तो फागुन होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी है, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह वाक्य देवनागरी लिपि में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के नीचे अंकित है। और इसके साथ साथ कुछ याद रखना है उपनिषद से, अगर आपको संबंधित कुछ याद रखना है तो ये है कि उपनिषदों की संख्या जो है 108 है, जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है उपनिषद को। और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को इसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 16 में गतिमान एक्सप्रेस की पूर्व परीक्षण यात्रा दिल्ली और किस शहर के मध्य की गई थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 आगरा। गतिमान एक्सप्रेस भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन थी, जिसका परीक्षण दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन और आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के बीच किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 इरूला। इरूला जनजाति मुख्य रूप से तमिलनाडु और केरल के नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, तो नीलगिरी
पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये लोग मुख्य रूप से सांप और बिच्छू पकड़ने की कला में माहिर होते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है गारोज। तो यह मेघालय की मुख्य जनजाति है। कौन कौन सी है? गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरवार जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। तो ये कहाँ पे पाई जाती है? ये अंडमान में पाई जाती है। जारवा है ये, जरवार या जारवा, इसको इंग्लिश में जारवा लिखते हैं। ये भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख और अत्यंत प्राचीन जनजाति है। ये लोग बाहरी दुनिया से बहुत ही कम संपर्क रखते हैं। अंडमान और निकोबार में पाई जाने वाली बाकी मुख्य जनजातियों का नाम मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, आप उसको याद रख लें। यहाँ पे अंडमान और निकोबार की जनजाति हमने लिखी है। पहला है सेंटिनलीज, ओंगे, सोमपेन और ग्रेट अंडमानी, जिसे महा अंडमानी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी भी बोलते हैं। इन्होंने 1882 में आनंद मठ को लिखा था, अभी अभी मैंने बताया था। इसी पुस्तक से हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। आनंद मठ उपन्यास की पृष्ठभूमि सन्यासी विद्रोह, जो कि 1770 से 1800 पर आधारित है, जो बंगाल में अकाल के बाद अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। बंकिम चंद्र चटर्जी का एक और प्रसिद्ध उपन्यास है, 2 है एक्चुअल में, मैं नाम लिखता हूँ उनका, कपाल कुंडला, ये भी बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही लिखा है, और है दुर्गेश नंदिनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, ओबामा। तो ये अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति थे और इन्हें ये पुस्तक 2006 में प्रकाशित करवाया था। इनकी और भी पुस्तकें हैं, जैसे कि ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर और प्रॉमिस्ड लैंड, ये बहुत बार पूछा गया है, ये बराक ओबामा की पुस्तक है। बिल क्लिंटन की पुस्तक है माय लाइफ, और एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक को याद रखना है, विंग्स ऑफ फायर इग्नाइटेड माइंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है एनो डोमिनी। ठीक है, एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी। ये लैटिन भाषा है जिसका अर्थ है आवर लॉर्ड। एनो मतलब आवर, डोमिनी मतलब लॉर्ड। तो ईसा मसीह के जन्म का वर्ष को ये उसके समरूप देखा जाता है। ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को एडी और उनके जन्म के पहले के समय को बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। ठीक है, आज के आधुनिक इतिहास लेखन में पढ़ेंगे कि एडी के स्थान पर अब आ गया है सी का मतलब होता है कॉमन एरा, और बीसी का मतलब है बिफोर कॉमन एरा, बीसीई का अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, भारत में इतिहास की तिथियों को मापने के लिए मुख्य रूप से विक्रम संवत और शक संवत। विक्रम संवत कब आया था? 57 ईसा पूर्व, विक्रम संवत, और अभी भी मैंने बताया 78 ईस्वी में शक संवत आया था, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीदों का दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। बापू की पुण्यतिथि और देश की आज़ादी में बलिदान देने वाले अमर शहीदों के सम्मान में हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को भी भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने मोबाइल फ़ोन के ना होने यानी एक्सेस खोने का डर क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा नोमोफोबिया, ऑप्शन 1। नोमोफोबिया अंग्रेजी का जो शब्द है देखिए मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे। एक है मोफोबिया, जो मो है वो मोबाइल है। ठीक है, फ़ोन और फोबिया। ठीक है, फोबिया, तो यहाँ पे नोमोफोबिया। ठीक है, नोमोफोबिया को हम बोलते हैं नो मोबाइल फ़ोन, इससे भी यह मिलकर बना हुआ है। यह एक मानसिक स्थिति या डर है जिसमें व्यक्ति को अपना मोबाइल खोने, नेटवर्क न होने या फ़ोन से दूर होने की चिंता सताती है। उसी तरीके से देखिए मोनोफोबिया, तो मोनोफोबिया का अर्थ होता है अकेले रहने या अकेले छूट जाने का डर, अकेले रहने का डर। ठीक है, उसके बाद है सीनोफोबिया, तो यह है खाली कमरों या विशाल खाली जगहों का डर, खाली कमरों या विशाल खाली जगहों का डर। ठीक है, यूफोबिया, तो देखिए इसका अर्थ होता है
अच्छी खबर सुनने का डर, अच्छी खबर सुनने का डर, इसको इंग्लिश में लिखते हैं यू एंड फोबिया। ठीक है, इसी से यूफोरिया भी एक वर्ड आता है, आप उसको गूगल करके कमेंट कर सकते हैं। अच्छी खबर सुनने का डर को बोलते हैं यूफोबिया, अच्छी खबर सुनने का डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन सा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 पाथेर पंचाली। तो भारत के महानतम फिल्म निर्देशकों में से एक सत्यजीत रे की पहली फिल्म पाथेर पंचाली, जो कि 1955 में आई थी। यह एक बंगाली ड्रामा फिल्म थी जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दिलाई थी। और सत्यजीत रे को सिनेमा के दुनिया का सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि 1992 में मिला था, वह यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। भारत की पहली मूक फिल्म, साइलेंट फिल्म कौन थी? तो राजा हरिश्चंद्र थी, जो 1913 में आई थी। ये दादा साहब फाल्के ने इसके निर्देशक थे। और भारत की पहली बोलती फिल्म यानी कि टॉकी फिल्म आलम आरा थी, जो 1931 में आई थी, और इसके निर्देशक थे अर्देशीर ईरानी। मैं यहाँ पे पूरा डिटेल लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, पहली मुख्य फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, 1913 में आई थी, निर्देशक थे दादा साहेब फाल्के। दूसरी मुख्य फिल्म थी आलम आरा, 1931 में आई थी, और इसके निर्देशक थे अर्देशीर ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना संग्रहालय भारतीय संग्रहालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1814 में किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचतंत्र किसने लिखा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा था। तो यहाँ पे विशाख दत्त दिया है, तो इनका जो प्रमुख रचना है वो है मुद्रा राक्षस, और एक है ये मुद्रा राक्षस किस पे है? तो मौर्य वंश के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। और एक है देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, उसके बाद वराहमिहिर दिया है यहाँ पे। तो ये गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे जिन्होंने बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका की रचना इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो इसमें से कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 धन्वंतरी। धन्वंतरी को हिंदू धर्म और आयुर्वेद में देवताओं के वैद्य के रूप में पूजा जाता है। ऐतिहासिक रूप से इन्हें गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक माना जाता है। आर्यभट्ट कौन थे? तो ये गुप्त काल के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री। इन्होंने शून्य की खोज की और सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक लिखा था। कौन सा पुस्तक? सूर्य सिद्धांत। ठीक है, दूसरा है ब्रह्मगुप्त। तो इन्होंने ब्रह्म स्फुटित सिद्धांत लिखा था और न्यूटन से सदियों पहले गुरुत्वाकर्षण के नियम का संकेत दिया था इन्होंने। ब्रह्म स्फुटित सिद्धांत। ठीक है, और भास्कर, इनको आप जानते ही हैं, ये भी एक मैथमेटिशियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल जो क्रिकेट वाला है वो उसका आरंभ कब हुआ था? तो इसका आरंभ 2008 में हुआ था। बीसीसीआई के द्वारा ये शुरू किया गया था, और जो विजेता टीम थी वो थी राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, और कप्तान कौन थे? तो ये कप्तान थे शेन वॉर्न। ठीक है, आईपीएल के इतिहास में सबसे सफल टीमें मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसका उपनाम द वॉल है? तो ये क्रिकेट से संबंधित सवाल है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 राहुल द्रविड़। ठीक है, शोएब अख्तर को क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस। ठीक है, उसके बाद सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर और गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं। मास्टर ब्लास्टर और गॉड ऑफ क्रिकेट। उसके बाद कपिल देव को बोलते हैं हरियाणा हरिकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना 1863 में किसने की थी? तो हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। हेनरी ड्यूनेंट।
ने की थी। यह संस्था युद्ध और आपदा के समय चिकित्सा सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया था? तो इसका आंसर होगा, ये दाऊद इब्राहिम नहीं है, ये इसका पूरा नाम होगा दाऊद खान करारानी। ठीक है, तो इसे अकबर ने खदेड़ के बाहर किया था। दाऊद खां करारानी बंगाल और बिहार का अंतिम अफगान शासक था। वर्ष 1574 में मुगल सम्राट अकबर ने स्वयं सेना का नेतृत्व करते हुए दाऊद खान को पटना और हाजीपुर से युद्ध में पराजित कर बिहार से बाहर खदेड़ दिया था। इसके बाद बिहार को आधिकारिक रूप से मुगल साम्राज्य का एक प्रांत बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे। अकबर की दरबार की शोभा बढ़ाने वाले 9 बुद्धिजीवियों और विशेषज्ञों के समूह को 9 रत्न कहा जाता था। इनमें कौन कौन थे? तो बीरबल, तानसेन, अबुल फैजल, फैजी, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अजियाउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा शामिल थे। मैं इनका नाम लिख देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतिहास में अकबर के अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त वंश से थे और दक्षिण भारत के कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर साम्राज्य के थे, इनके दरबार में भी विद्वानों की ऐसी ही परिषद हुआ करती थी। और मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के सलाहकार बोर्ड को अष्टप्रधान भी कहा जाता था। तो ये उसी से मिलता जुलता है। नेक्स्ट है, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 कोचीन। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की पहली राजधानी कोचीन थी जो कि केरल में है। वर्ष 1530 में पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने राजधानी को कोचीन से बदलकर गोवा स्थानांतरित किया था। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था जो कि ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, जिसने 1510 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था। नेक्स्ट है, गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 तलवंडी में। तो सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन तलवंडी जो कि अब ननकाना साहिब पंजाब पाकिस्तान में स्थित है वहाँ पे हुआ था। गुरु नानक देव जी के जन्मस्थल को अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने सिख धर्म में लंगर यानी कि निःशुल्क सामूहिक रसोई भोजन की प्रथा की शुरुआत की थी। और इस बिहार से संबंधित आपको एक फैक्ट याद रखना है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना साहिब बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 रंगून। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विद्रोहियों ने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया था। तो क्रांति को दबाने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बना लिया और म्यांमार बर्मा की राजधानी रंगून निर्वासित कर दिया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो इसका आंसर जो आयोग ने माना था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स, बट एक्चुअल में वास्तविक उत्तर जो होगा वो होगा विलियम जोन्स। ठीक है, महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का पहला अंग्रेजी अनुवाद 1798 में विलियम जोन्स ने किया था। चूँकि विलियम जोन्स ने यह कार्य बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के दौरान किया था, इसलिए परीक्षा में आयोग ने वॉरेन हेस्टिंग्स को विकल्प के आधार पर सही माना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम पूर्व वायसराय कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 वेवेल, लॉर्ड वेवेल। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि प्रश्न में अंतिम पूर्व वायसराय यानी अंतिम से ठीक पहले वाले के बारे में पूछा गया है। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे और उनसे ठीक पहले भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल थे जो कि 1943 से 1947 के में कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड वेवेल के समय ही वेवेल योजना 1945 में, शिमला सम्मेलन और कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? तो आंसर होगा 1917। चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन था। नेक्स्ट है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू। नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी समाचार पत्र की स्थापना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष
1938 में लखनऊ से की थी। इसका उपयोग स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विचारों को फैलाने के लिए किया था। ठीक है। मोतीलाल नेहरू ने द इंडिपेंडेंट अखबार शुरू किया था। इंदिरा गांधी ने कोई अखबार शुरू नहीं किया था। महात्मा गांधी ने शुरू किया था यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन और इंडियन ओपिनियन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था। और बाल गंगाधर तिलक ने केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो ये राजदूत था। ये मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भेजा गया था। वह कई वर्षों तक भारत में रहा था। मेगास्थनीज ने प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका लिखी थी, जिसे मौर्य कालीन प्रशासन और भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटे जाने की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उसने पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा कहा था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और गुरु का नाम चाणक्य था, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है, अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप प्रतीक है किस चीज़ का? तो ये मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। महात्मा बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं को विशेष प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। तो बुद्ध की मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण और उनके अवशेषों पर बने स्तूप को उनकी मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। जन्म, बुद्ध के जीवन से संबंधित मैं कुछ उनके प्रतीकों को लिख देता हूँ, जैसे कि जन्म वाला है कमल एवं सांड। गृह त्याग था, जिसे महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है, इसका प्रतीक था घोड़ा। ज्ञान यानी निर्वाण की प्राप्ति जो हुई थी, ये बोधि वृक्ष पीपल से संबंधित था। और प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन जिसे कहा जाता है, ये इसका प्रतीक था चक्र। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का अंतिम आधिकारिक या मान्यता प्राप्त शासक विष्णुगुप्त था, जिसने लगभग 540 से 550 ईस्वी तक शासन किया था। 540 से 550। इसके बाद गुप्त वंश पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। इसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक जो था वो था श्री गुप्त। और इसका वास्तविक संस्थापक पूछे तो कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, जिसने 1319 में गुप्त संवत चलाया था। फिर भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो विंसेंट स्मिथ द्वारा ये नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबेकस की खोज किसके दौरान हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 सांग सभ्यता काल, जो कि चीनी सभ्यता से संबंधित है। अबेकस को दुनिया का पहला गणना यंत्र माना जाता है। इसकी खोज या विकास प्राचीन चीन के सांग राजवंश, जो कि मेसोपोटामिया और चीन सभ्यताओं के विकास के चरण के दौरान हुआ था। अबेकस का उपयोग तो आज भी बच्चों को गणितीय गणना और मानसिक अंकगणित सिखाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 फ्रांस, ऐतिहासिक संदर्भ के अनुसार। लेकिन पवित्र रोमन साम्राज्य के तहत यदि देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। हालांकि 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जर्मनी कई छोटे राज्यों में बंटा था। इस दौरान ऑस्ट्रिया का इस पर गहरा प्रभाव था। लेकिन 18वीं सदी के अंत और 1806 में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर राइन संघ का गठन किया था, और आयोग ने इसका उत्तर इसलिए फ्रांस माना है। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो काउंट कैमिलो बेंसो दी काउर और मुख्य रूप से ओटो वॉन बिस्मार्क ने 1871 में जर्मनी का एकीकरण किया था। बिस्मार्क को ही लौ और रक्त की नीति के लिए माना जाता है। भारत का बिस्मार्क किसे माना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा 1/10। संसद की बैठक या कार्यवाही शुरू करने के लिए न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या कोरम और या गणपूर्ति कहते हैं। इसे कोरम को हिंदी में क्या बोलते हैं? गणपूर्ति भी कहते हैं इसे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 100 सब अनुच्छेद 3 के अनुसार यह कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग यानी कि 10% होना अनिवार्य है। यदि सदन में कोरम पूरा नहीं है तो अध्यक्ष या सभापति का यह कर्तव्य है कि वो सदन को स्थगित कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से हेब्दो होगा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 पेरिस। चार्ली हेब्दो फ्रांस की राजधानी पेरिस से प्रकाशित होने वाली एक प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक साप्ताहिक पत्रिका है।
वर्ष 2015 में इस पत्रिका के कार्यालय पर एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, जिसके कारण यह वैश्विक चर्चा में रही थी। ठीक है, लंदन से कौन सा आता है, तो रॉयटर्स या रॉयटर्स बोलते हैं इसको, रॉयटर्स आता है। ठीक है, और जो फ्रांस से है, फ्रांस का यहाँ पे नहीं दिया है, उससे आता है AFP, ये दुनिया की सबसे पुरानी समाचार एजेंसी है। और अमेरिका के न्यूयॉर्क से आता है AP यानी एसोसिएटेड प्रेस, AP यानी कि एसोसिएटेड प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है H1N1 किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 विषाणु के द्वारा होता है। H1N1 एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है, जिसके कारण दुनिया भर में स्वाइन फ्लू नामक श्वसन संबंधी बीमारी होती है। ठीक है, और बर्ड फ्लू देखिए H1N1 के द्वारा क्या होता है, स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, स्वाइन का मतलब होता है सुअर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और H5N1 एक होता है H5N1, इससे होता है बर्ड फ्लू। ठीक है, ये दोनों परीक्षाओं में बहुत ही कंफ्यूज करते हैं, तो इसे याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध साहित्य उत्सव कहाँ आयोजित होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 जयपुर। दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त और प्रसिद्ध साहित्यिक उत्सव जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जो हर साल राजस्थान के जयपुर शहर में आयोजित किया जाता है, इसे साहित्य का महाकुंभ भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है यह, इसे टेसू के नाम से भी जाना जाता है, और इसके लाल नारंगी फूलों के कारण इसे जंगल की आग यानी फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। पलाश को क्या बोलते हैं, जंगल की आग। ठीक है, दूसरा याद रख लेना इसी के साथ, बिहार का राजकीय फूल क्या है, तो बिहार का राजकीय फूल है गेंदा। ठीक है, यहाँ पे गेंदा दिया हुआ है, ये बिहार का राजकीय फूल है। बिहार का राजकीय पशु गौर है या बैल भी बोलते हैं, और बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है, और राजकीय वृक्ष पीपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 बिहार में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एक मात्र राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व भी है। यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में भारत नेपाल सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है, ये फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई है, प्रथम ऊनी कपड़े, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 कानपुर। भारत की पहली आधुनिक ऊनी कपड़ा मिल 1876 में कानपुर में स्थापित की गई थी, जिसे लाल इमली मिल के नाम से जाना जाता है, लाल इमली मिल। ब्रिटिश काल में कानपुर को अपनी कपड़ा मिलों के कारण पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं, तो इसकी जो मुख्य किस्में हैं वो है 4। कौन सी हैं, तो देखिए एक है शहतूती, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में मलबेरी, दूसरा है टसर सिल्क, TASAR, तीसरा है एरी, ERI, और चौथा है मूंगा। ठीक है, तो मूंगा रेशम इस पर केवल भारत का एकाधिकार है, और यह मुख्य रूप से असम में पाया जाता है। रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जालियांवाला बाग कहाँ पर है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 अमृतसर। जालियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास स्थित है। यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के आदेश पर ब्रिटिश सेना ने शांतिपूर्ण सभा चला रहे निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। यह सभा हुई क्यों थी, तो यह सभा रोलेट एक्ट के विरोध में और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू व डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आयोजित की गई थी। इसी हत्याकांड के विरोध में रविंद्र टैगोर ने अपनी ब्रिटिश उपाधि नाइटहुड लौटा दी थी, और इस घटना की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन की गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 आनंदपुर साहिब। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भले ही पटना में हुआ था, लेकिन उनका प्रारंभिक जीवन और शिक्षा मुख्य रूप से आनंदपुर साहिब पंजाब में हुआ था। यहीं पर उन्होंने संस्कृत, फारसी और युद्ध कला भी सीखा था। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी, और उन्होंने सिखों के लिए 5 ककार कौन कौन से केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण अनिवार्य किए थे। नेक्स्ट है अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं, तो किस यंत्र को बजाते थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 सरोद। अमजद अली खान भारत के सबसे प्रसिद्ध और दिग्गज सरोद वादक है।
उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है। सितार से संबंधित कौन कौन से हैं, तो पंडित रविशंकर और विलायत खान। तबला से कौन कौन संबंधित है, तो उस्ताद जाकिर हुसैन और पंडित किशन महाराज। और सारंगी से आप इसको कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन कणों पर चिरसम्मत भौतिकी के नियम लागू होते हैं उनका आकार क्या है। चिरसम्मत का मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स के नियम लागू होते हैं, उनका आकार क्या होता है, तो ये ग्रेटर दैन 10⁻⁻6 मीटर होना चाहिए। क्लासिकल भौतिकी जैसे कि न्यूटन के नियम जिस पे लागू होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक यानी कि स्थूल कणों पर लागू होती है, जिनका आकार आमतौर पर माइक्रोमीटर या उससे बड़ा होता है। जो सब एटॉमिक या परमाणु स्तर के सूक्ष्म कण हैं जिनका जो आकार है 10⁻⁹ मीटर या उससे कम होता है, इन पर क्वांटम भौतिकी यानी क्वांटम फिजिक्स के नियम लागू होते हैं। 10⁻⁹ को बोलते हैं 1 नैनोमीटर। ठीक है। नैनो तकनीक इसी स्केल पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर चल रहे एक कार के पहिए के बारे में कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए, पहिए और सड़क के बीच का घर्षण इस क्रम में होना चाहिए। एस्थेटिक पहले आना चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एस्थेटिकी, उसके बाद गतिज, उसके बाद रोलिंग यानी कि लोटनिक। तो चूंकि कार का पहिया पहले घूमता है इसलिए वहाँ लोटनिक घर्षण काम करता है, तो जो सबसे कम होता है इसी वजह से गाड़ियाँ आसानी से आगे बढ़ पाती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं इसको, कैनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं और इसको रोलिंग फ्रिक्शन यानी कि लोटनिक घर्षण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति और माध्यम का घनत्व के मध्य क्या रिश्ता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा पहला v² = 1/ρ। रो इज क्या है यहाँ पे, डेंसिटी है। तो लाप्लास के संशोधन के अनुसार किसी माध्यम में ध्वनि का वेग v और उसका घनत्व ρ के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, v = गामा p प्रेशर है और ρ डेंसिटी है। तो इसे जब हम दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये v² हो जाएगा और ये हो जाएगा गामा p प्रेशर ρ, और इन सबको हटाएंगे तो ये हो जाएगा v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/ρ। ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको बोलते हैं सीधा समानुपाती, इंग्लिश में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंगनी प्रकाश के लैम्डा का परास क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 380 से 450। दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, जो लगभग 380 नैनोमीटर से 450 नैनोमीटर के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में शरीर के आंतरिक अंगों की जांच के लिए एंडोस्कोपी तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्रकाशीय तंतु का उपयोग होता है। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर काम करते हैं, तो TIR पर काम करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। प्रकाशीय तंतु के जनक कौन थे, तो भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे नरेंद्र सिंह कपानी को माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है। तो इसका आंसर होगा 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इसे शीत अयनांत यानी विंटर सोल्स्टिस कहा जाता है। इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। 21 जून क्या है, तो इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, समर सोल्स्टिस बोलते हैं। इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राज शहर कहाँ पर है। तो ग्राज जो है वो है ऑस्ट्रिया में। ग्राज यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, हंगरी वियना के बाद। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है ग्राज। यह शहर अपने ऐतिहासिक केंद्रों और बेहतरीन वास्तुकला के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राशि ut + ½ AT² चिन्हों का अर्थ सामान्य है, यानी कि u प्रारंभिक वेग है, t क्या है, समय है, a क्या है, त्वरण है, तो का आयाम क्या है, यानी डायमेंशन पूछ रहा है। ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है s = ut + ½ AT²। तो s इसका आयाम और इसका आयाम दोनों का बराबर होना चाहिए। तो इसका पूछ रहा है तो इसका हम अगर पता कर लें तो हमारा आंसर हो जाएगा। और ये s क्या है, ये दूरी है और दूरी का आयाम क्या होता है, l होता है, लेंथ, l फॉर लेंथ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 2। और यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो हम दूसरे तरीके से भी इसको बना सकते हैं। देखिए,
मान लेते हैं हम इसका निकाल लेते हैं, हमको आयाम पता नहीं है, हमको निकालना है। तो एस बराबर क्या लिखेंगे, यू क्या है, यू वेग है, ठीक है। वेग का क्या होता है इसका एल टी माइनस वन इंटू टी, ठीक है। यहाँ पे टी हमारा ये है, तो ये टी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं समझने के लिए एल टी माइनस टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो ए एक्सेलरेशन है, इसका बीमा होता है एल टी स्क्वायर, एल टी माइनस टू गुने टी स्क्वायर, ठीक है। तो इस टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, एल बचेगा। इस टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो L/2 बचेगा। हमें एल का ही मतलब है, तो हमारा आयाम क्या हो गया, एल हो जाएगा। तो ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है। तो देखिए इसमें से जो ऑप्शन दिया है उसका आंसर होगा ऑप्शन 2, उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो देखिए v बराबर क्या होता है, v बराबर सी लैम्डा। सी क्या है, प्रकाश का वेग, v बराबर एफ लैम्डा होता है, एफ लैम्डा। एफ क्या है, आवृत्ति है, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य है, और v क्या है, वेग है। तो प्रकाश का वेग क्या होता है, c होता है। तो c बराबर क्या हो जाएगा, एफ लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ से f बराबर क्या होगा, c लैम्डा हो जाएगा। तो सी एफ जो है फ्रीक्वेंसी है, ये कभी भी नहीं बदलता है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, यानी कि प्रकाश का हम जिसे अपवर्तन कहते हैं, तो उसका वेग और तरंग दैर्ध्य बदल जाते हैं। ये बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा, लेकिन ये नहीं बदलेगा। और ये इस तरीके से बदलेगा कि इसका अनुपात एफ के समान ही हमेशा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अंकों x और y का HCF और LCM 4 और 48 है, तो XY का हमें मान बताना है। तो देखिए आपको फॉर्मूला पता होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके महत्तम समापवर्तक यानी HCF और लघुत्तम समापवर्त्य यानी LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो x गुने y बराबर क्या होगा, HCF गुने LCM होगा। तो ये हो गया XY बराबर HCF कितना दिया है 4, LCM दिया है 48, तो ये हो गया 192। हमें निकालना क्या था XY, तो XY बराबर क्या हो गया 192। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो भिन्नों के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य के विषय में कौन सा सत्य होगा। तो देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा। मान लीजिए हम बोल रहे हैं अगर आपको कि 2/3 और 4/7 का इसका HCF निकालिए और इसका LCM भी निकालिए, तो आप इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो HCF निकालने का क्या तरीका होता है कि हम अंश का, जितने भी अंश है हमारे पास उसका हम HCF लेते हैं, ठीक है। यानी कि 2 और 4 का HCF लेंगे और बटे में LCM लेंगे किसका, 3 और 7 का, ठीक है। उसी तरह LCM के लिए फार्मूला क्या होता है कि जो अंश है ये यहाँ पे हर का LCM लेते हैं, जो अंश है उसका हम लेते हैं, अंश कौन कौन सा है 2 4 है, इसका लेंगे हम LCM, और नीचे क्या होगा 3 7 का लेंगे हम HCF, ठीक है। तो जो निकालना है वो ऊपर होगा, जो नहीं निकालना है वो नीचे होगा। तो वही पूछ रहा है कि इसमें हमारा आंसर क्या होगा। तो देखिए एक ही सही दिया है कि महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए अंश का महत्तम समापवर्तक और हर का लघुत्तम समापवर्तक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी ये उल्टा दिया है। और देखिए लघुत्तम समापवर्तक का दिया है अंश का महत्तम समापवर्तक, यानी कि यहाँ पे HCF डाल दिया है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48, 108 और 140 का HCF कितना होगा, महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो देखिए 48 का सबसे पहले आप गुणनखंड लिखिए, तो ये क्या होगा 16 3 48, तो 2 का पावर 4 16 होता है, इंटू 3 48 हो गया। फिर 108 का देखिए, तो 108 को क्या लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं 27 चौके 108, और इसको लिखेंगे 27 को 3 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। उसी तरह 140 को क्या लिखेंगे हम, तो 4 5 4 गुने 5 गुने 7, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7, ठीक है। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया इसके। अब देखिए हमें निकालना क्या है, HCF निकालना है। तो HCF निकालने की विधि क्या है कि वो HCF क्या होती है, तो वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर देती है। तो तीनों में सबसे बड़ा कॉमन यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन होगा। तो देखिए इसमें क्या है 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, इसमें भी एक 2 का स्क्वायर कॉमन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा HCF बराबर 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो ऑप्शन हो गया हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होगा। तो देखिए फॉर्मूला होता है F - 32/9 = C/5।
हमें f का मान दिया है 5 माइनस 32/9 इज इक्वल टू c/5। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा -27/9 इज इक्वल टू c/5। 9 × 27 तो c इज इक्वल टू हो जाएगा -3 × 5 यानी कि -15 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन हो गया हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल और उनके मध्य की दूरी r के बीच क्या रिश्ता है। तो यह सीधा सा कूलॉम के नियम के आधारित है, कूलॉम्स का नियम। इसके अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, मान लीजिए दो स्थिर आवेश है Q1 और यहाँ पे है Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस दिया है r, ठीक है। तो इनके बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहा जाता है। तो F बराबर क्या होता है हमारा, K इंटू Q1 इंटू Q2/r²। तो हमें निकालना है F और r के बीच का संबंध। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहता के बारे में क्या सत्य है। चुंबकीय सुग्राहता का मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ जैसे कि लोहा, कोबाल्ट, निकेल, यह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बहुत तीव्रता से चुंबकीय हो जाते हैं, इसलिए इनकी चुंबकीय सुग्राहिता का मान धनात्मक और बहुत ही अधिक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12.1/2 का सरल रूप क्या है। तो हम इसको 12.1/2 को लिख सकते हैं √12, इसको लिख सकते हैं 4 × 3, 4 रूट से इसको ऐसे लिख सकते हैं गुने ये 2√3 हमारा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंक जिसके 7 गुने से 15 घटाने पर उस अंक के दुगुने से 10 अधिक प्राप्त होता है, तो वह अंक क्या है। तो देखिए, मान लेते हैं कि वह अंक जो है, संख्या है, वो x है। प्रश्न का पहला भाग क्या कह रहा है कि 7 गुने से 15 घटाने पर, तो x का हमने 7 गुना कर दिया, इसमें से घटा दिया 15, तो हमें क्या मिल रहा है, मिल रहा है कि उस अंक के दोगुने से, तो वो अंक क्या है, x है, इसका दोगुना कर दिया, 10 अधिक प्राप्त होता है, तो 10 इसमें जोड़ दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5x, ये यहाँ पे आ जाएगा, और 10 + 15, तो 5x बराबर हो जाएगा 25, तो x बराबर हमें मिल जाएगा 5। तो वो अंक क्या है, ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयु में बड़े राम और छोटे श्याम की आयु में 16 वर्ष का अंतर है, ठीक है। और 6 वर्ष पहले राम श्याम से 3 गुना बड़ा था, तो राम की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए, राम की वर्तमान आयु मान लेते हैं x और श्याम की वर्तमान आयु मान लेते हैं y, ठीक है। अब कह रहा है कि बड़े राम और छोटे श्याम की आयु में 16 वर्ष का अंतर है, यानी x - y बराबर 16 दिया है। दूसरा कह रहा है कि 6 वर्ष पहले राम श्याम से 3 गुना बड़ा था, तो 6 वर्ष पहले राम की आयु क्या होगी, x - 6 होगी। 6 वर्ष पहले श्याम की आयु क्या होगी, y - 6 होगी। तो कह रहा है कि 3 गुना बड़ा था, तो x - 6 बराबर क्या होगा, श्याम की आयु, और इसमें हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। हमें निकालना क्या है, राम की वर्तमान, यानी कि x निकालना है, तो हम y को इसमें से क्या करेंगे, हटा देंगे। देखिए, y को यहाँ से क्या करेंगे, 16, इसको लिख सकते हैं, सॉरी, x - 16, ठीक है। और इस y को हम इसमें रख देंगे, तो ये हो गया x - 6, 3, y का मान है x - 16 -6 यहाँ पे पहले से दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा x - 6, 3x 16 16 6 22, 22 यहाँ 66 हो जाएगा, तो ये हो गया 2x बराबर 60, तो x बराबर हमें मिल जाएगा 30, तो आंसर होगा हमारा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a और b एक काम को पूरा करने में 4 दिन लेते हैं। a अकेले इस कार्य को 12 दिन में और b अकेले कितने दिन में इस कार्य को पूरा करेगा। देखिए, a है 12 दिन में पूरा कर रहा है, b का हमें नहीं पता है, और a और b मिल करके 4 दिन में पूरा कर रहे हैं। 12 4 का एलसीएम कितना होगा, 12, तो 12 यूनिट मान लेते हैं पूरा काम है। ये टोटल वर्क डन है और ये एफिशिएंसी है, तो 12 × 12, 4 3 12, तो इस टोटल एफिशिएंसी में से इस एक को घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिलेगा। 2 किसका एफिशिएंसी होगा, बी का एफिशिएंसी होगा, तो इस 12 में 2 से हम भाग दे देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6, यानी कि बी 6 दिन में काम को पूरा कर पाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5/6, 7/8, 11/12, 3/10 में न्यूनतम भिन्न कौन सा है।
जो सबसे छोटा है हमें वो बताना है। तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं हो, एग्जाम में सीधा आप भाग दे दीजिए। ये हो जाएगा 0.833, 7/8 बराबर क्या होगा 0.875, 11/12 क्या होगा 0.916। उसके बाद 3/10 दिया है तो ये क्या हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। तो सबसे छोटा कौन है, ये है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि इस क्वेश्चन को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप भाग दें, मान निकाल लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए, क्रय मूल्य को सीपी से और विक्रय मूल्य के एसपी से हम दिखाएंगे यहाँ पे। तो 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य कितने बराबर है, पुस्तकों के, कुछ पुस्तकों के यहाँ पे x छूट गया है, ठीक है। तो मान लेते हैं x पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। ये x जो लिया है मैंने यहाँ से लिया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि लाभ 25% हो तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ से देखिए SP/CP क्या होगा आपका, ये होगा 20/x, ठीक है। अब देखिए लाभ 25% है, जिसका अर्थ है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 125% होगा। तो इसको 25% को आप लिख सकते हैं 25/100 यानी कि 1/4, ठीक है। 1/4 को इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5/4, यानी कि ये क्या है SP/CP हो गया। और हमारा SP/CP यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो ये 5/4 के बराबर होना चाहिए। तो 5 चौके 20, तो x बराबर हमें क्या मिलेगा 16 मिलेगा, यानी 16 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य। तो आंसर हो गया हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मान किसके बराबर है हमें ये बताना है, ठीक है। तो 1250 में 50 से भाग दे दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 50 25, और 7500 में हम क्या करेंगे 25 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 75 25। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें sp संकरित कार्बन है, ठीक है। अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है, संकरण, तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो CH4 का यदि आप ड्रॉ करेंगे CH4, तो ये होगा C, यहाँ पे एक H और H। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण होता है, ये होता है sp3, ठीक है। उसके बाद CH2 का देखिए, तो इसका होगा C से C जुड़े हुए हैं, यहाँ पे H है, यहाँ पे 2 H ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp2 होता है, ठीक है। उसके बाद इसका देखिए CH का, तो C से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये H है, ये H है, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, और यही हमें पूछ रहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा 3। CH3 का भी सेम इसी के जैसा होगा, इसका भी होगा sp3, ठीक है, ये इसके जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H बम किस पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम की बात कर रहा है, तो ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और यदि परमाणु बम पूछे तो परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, ठीक है। नाभिकीय संलयन पर एक और चीज़ काम करती है, वो है सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव -1 होती है। हमेशा -1 किसकी होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। यह अपने सभी यौगिकों में केवल एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। देखिए, बाकी जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन दिया है, ये आमतौर पर -1 दर्शाते हैं, लेकिन जब वे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक हो जाती है। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या आमतौर पर -2 होती है, लेकिन परऑक्साइड जैसे कि H2O2 में यह -1 और OF2 में यह +2 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, ठीक है। तो एवोगाद्रो संख्या Na बराबर क्या होता है, ये होता है 6.022 × 10⁻23। इसके अनुसार किसी भी पदार्थ के 1 मोल में इतने अणु होते हैं। तो चूँकि CO2 के 1 अणु में कार्बन C का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का 2 परमाणु होते हैं, तो CO2 के 1 मोल में कार्बन के 1 × 6 × 10⁻23 परमाणु होंगे और ऑक्सीजन के 2 × 6 × 10⁻23 परमाणु होंगे, यानी कि ये 12 × 10⁻23 परमाणु होंगे।
तो इस आधार पर हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, अगर यहाँ पे O2 दे देता सपोज तो ये सही हो जाता है, या फिर यहाँ पे O2 ना देखे यहाँ पे 12 दे देता तब भी ये सही हो जाता। तो ये दिया ही नहीं है यहाँ पे, ये CO2 पे यहाँ पे दे देता अगर 6 तो भी ये सही हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है N2 + O2 गिव्स आउट 2NO के लिए कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, तो आपको पता होना चाहिए रासायनिक साम्यावस्था में Kp और Kc के बीच का संबंध सूत्र ये होता है Kp = Kc RT⁴ ठीक है, इस अभिक्रिया में उत्पाद का मोल जो है 2NO के बराबर है, तो डेल्टा N हमारा क्या होगा, ये होगा 2 - 2 = 0, तो Kp बराबर हो जाएगा Kc, ये 0 मान रखेंगे RT⁴ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धांत ΔP ΔX = H/4π क्या कहलाता है। तो अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा फिजिक्स तो आपको पता होगा, इसको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यानी अनिश्चितता सिद्धांत भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रचक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं। तो प्रचक्रण मतलब स्पिन क्वांटम नंबर के कितने मान संभव है, तो 2 मान संभव है। कौन कौन से, एक होता है +1/2 जो कि क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, और एक होता है -1/2 जो कि एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्वांटम संख्या कितनी प्रकार की होती है, तो ये 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, पहला होता है n जिसे हम बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा होता है l जिसे दिगंशी क्वांटम या एजीमुथल क्वांटम बोलते हैं, तीसरा होता है m जिसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथा होता है s जिसे हम प्रचक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। ये संख्याएं किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और ऊर्जा की जानकारी देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, तो इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। तो देखिए फॉस्फेट आयन पर आवेश के आधार पर हम धातु की संयोजकता निकाल सकते हैं। यहाँ पे HPO4 पर -2 आवेश होता है, तो हमारा जो होगा HPO4 -2 या 2- इसको हम लिख सकते हैं। चूँकि यौगिक क्या है, उदासीन है, इसलिए धातु M की संयोजकता क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी +2 यानी कि M हो जाएगा 2+ और HPO4 2-। ठीक है, और ये दोनों मिल के क्या बनाएंगे MHPO4 जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब कह रहा है कि क्लोराइड का सूत्र बनाना है, तो इस M2+ में हम क्या करेंगे, Cl को जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा MCl2 हो जाएगा। ये 2 इधर आ जाएगा और ये -1 है एक्चुअल में, तो ये इधर आ जाएगा, तो M1Cl2 यानी कि MCl2। तो आंसर हो गया हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई व्यक्ति भूखा होता है तो व्यक्ति सबसे पहले जिस चीज़ का उपयोग करता है वह क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 ग्लाइकोजन। मानव शरीर में भोजन से प्राप्त अतिरिक्त ग्लूकोज को लीवर और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है। जब व्यक्ति भूखा या उपवास पर होता है तो शरीर सबसे पहले ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसी संचित ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में तोड़कर उपयोग करता है। ग्लाइकोजन जब समाप्त होने के बाद शरीर संचित वसा का उपयोग करता है और सबसे अंत में प्रोटीन का टूटना शुरू होता है, जो कि अत्यधिक कुपोषण की स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है। तो जो नहीं है उसके बारे में बताना है। तो देखिए कोलेजन क्या है, ये जंतु जगत में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है, यह त्वचा और हड्डियों में होता है। इलास्टिन क्या है, तो यह संयोजी ऊतकों में पाया जाने वाला एक लचीला प्रोटीन है। उसके बाद रेशम क्या है, तो यह प्राकृतिक रूप से फाइब्रेन नामक फाइब्रोइन बोलते हैं, फाइब्रोइन नामक प्रोटीन से बना होता है। लेकिन लिम्फोसाइट क्या है, तो लिम्फोसाइट प्रोटीन नहीं है बल्कि एक प्रकार का श्वेत रक्त कोशिका है जो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आयन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन 4 कॉपर। मानव रक्त प्लाज्मा में सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तांबा स्वतंत्र आयन के रूप में प्लाज्मा में नहीं तैरता बल्कि यह सेरुलोप्लाज्मिन नामक विशेष प्रोटीन से बंधा होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 यूग्लिना। होलोफाइटिक पोषण का अर्थ क्या है, तो
पौधों की तरह प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाना। तो यूग्लिना एक ऐसा अनूठा एक कोशिकीय जीव है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए सूर्य के प्रकाश में यह पौधों की तरह व्यवहार करता है। यूग्लिना को पादप और जंतु के बीच की संयोजक कड़ी कहा जाता है, क्योंकि प्रकाश न होने पर यह जंतुओं की तरह विषमपोषी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्टेरॉयड का स्राव करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 अग्नाशय। ठीक है, देखिए एक्चुअल में शरीर में स्टेरॉयड हार्मोन जैसे कि कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन का स्रवण एड्रिनल कॉर्टेक्स, अंडाशय और विरसण द्वारा होता है। क्योंकि परीक्षा के इन विकल्प में थोड़ी सी विसंगति दी गई है, कुछ संदर्भ में अग्नाशय के जो मेटाबॉलिज्म नियंत्रण है और हार्मोनल नेटवर्क है उसके कारण आयोग ने इसे शामिल कर लिया होगा, तो आंसर इसमें दिया था अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथिका है। नेक्स्ट है, डैश श्वसन तंत्र का उपयोग कर पादप कोशिका में ऊर्जा का उत्पाद करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 सूत्रगणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकाओं में कोशिका श्वसन की मुख्य क्रिया इसी के अंदर होती है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में मुक्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। राइबोसोम इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है और हरित लवक इसे कोशिका का रसोई घर कहा जाता है जहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणुओं में होता है? विषाणुओं में क्या होता है? तो वायरस एक गैर कोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है। इनके केंद्रीय भाग में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में या तो केवल डीएनए होता है या केवल आरएनए होता है। किसी भी वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ कभी भी नहीं पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, जैसे पादप वायरसों में आमतौर पर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है और वायरस के बाहर प्रोटीन का एक आवरण होता है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पायस परास में परिक्षेपित कणों का आकार के बीच क्या होता है? पायस परास मतलब इमल्सन, तो इसका आंसर होगा 1000 एंगस्ट्रम से लेकर के 10,000 एंगस्ट्रम, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, इमल्सन क्या है, पायस क्या है? एक प्रकार का कोलाइडल घोल है जिसमें द्रव के कण दूसरे द्रव में परिक्षेपित होते हैं, जैसे कि दूध, क्रीम, ये सब कोलाइडल है। तो कोलाइडल कणों का आकार आमतौर पर 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर होता है। चूँकि 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10 एंगस्ट्रम होता है, इसलिए यह श्रेणी 10 एंगस्ट्रम से 1000 से लेकर के 10,000 के बीच बैठती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समन्वय संभव है? ठीक है, समन्वय किसको बोलते हैं? आइसोमर्स को बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 5। तो C6H14 हेक्सेन का एक रासायनिक सूत्र है। इसके कुल संरचनात्मक समन्वय बनाए जा सकते हैं 5। ठीक है, कौन कौन से? तो देखिए, पहला है एन हेक्सेन। ठीक है, एन हेक्सेन बनाए जा सकते हैं। दूसरा है 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, तीसरा है 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, पूरा लिख देता हूँ, 3 मिथाइल पेंटेन। चौथा है 2 डाई ब्यूटेन। ठीक है, और पांचवा होता है 2,3 डाईम्यूथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दोनों जनकों का रक्त समूह AB हो तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 A, B और AB। जब माता और पिता दोनों का ब्लड ग्रुप AB जीनोटाइप IA और IB होता है तो क्रॉसिंग कराने पर बच्चों के निम्नलिखित प्रकार के संयोजन बनते हैं। A ग्रुप बनता है जिसकी संभावना होती है 25%। AB ग्रुप बन सकता है जिसकी संभावना होती है 50%, और होता है B ग्रुप जिसकी संभावना होती है 25%। इसमें O ग्रुप होने की संभावना 0% होती है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 एशिया। विश्व का सबसे आर्द्र सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम है जो भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, एक मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको बोलते हैं आइसोबाथ, ऑप्शन होगा हमारा 3। आइसो नॉर्मल किसको बोलते हैं? तो आइसो नॉर्मल जहाँ पे सबके वैल्यू समान होते हैं। एक होता है आइसो हाइट, समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को बोलते हैं आइसो हाइट। एक होता है आइसोबार यानी समान वायुमंडलीय दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को बोलते हैं आइसोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक ठंडी और शुष्क पवन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 बोरा। बोरा एक अत्यंत
ठंडी शुष्क और तीव्र गति से चलने वाले स्थानीय पवन है जो मुख्य रूप से मध्य यूरोप से एड्रियाटिक सागर, इटली और क्रोएशिया के तटीय क्षेत्रों की ओर चलती है। देखिए हरिकेन और साइक्लोन यह स्थानीय पवनें नहीं है बल्कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय तूफान है। हरिकेन अटलांटिक महासागर में आता है और चक्रवात हिंद महासागर में। टॉर्नेडो क्या है? तो यह मुख्य रूप से अमेरिका में आने वाला एक अत्यंत विनाशकारी और छोटा चक्रवातीय तूफान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दिल्ली में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 यमुना। सरयू, ये इस नदी के तट पर अयोध्या बसा हुआ है। उसके बाद है गंगा, या इसके नदी के तट पर पटना, कानपुर, वाराणसी, हरिद्वार और भागलपुर है। और सतलज नदी आपको पता ही है, जम्मू कश्मीर से निकलती है, ये जम्मू कश्मीर से होकर बहती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरावदी नदी किस में जा मिलती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 बंगाल की खाड़ी में। तो इरावदी नदी म्यांमार की सबसे प्रमुख और लंबी नदी है। ये उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई अंडमान सागर के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। इस नदी को म्यांमार की जीवन रेखा भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी का एक उथला विस्तार जो चलकर या गाड़ी से पार किया जा सके क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। एक्चुअल में फ्योर्ड नहीं होता है, ये फॉर्ड होता है। फ्योर्ड अलग है, फॉर्ड अलग है, इसको बोलते हैं फॉर्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 ग्रीनलैंड। क्षेत्रफल के हिसाब से ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। भौगोलिक रूप से यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन इस पर राजनीतिक अधिकार डेनमार्क का है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। द्वीप समूह अगर पूछे तो इंडोनेशिया है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो माजुली नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रथित फल है? संग्रथित मतलब कंपोजिट फ्रूट है, तो इसका आंसर होगा सहतूत। संग्रथित या सम्मिश्र फल वे होते हैं जो पूरे के पूरे पुष्पक्रम से विकसित होते हैं, जैसे सहतूत, अंजीर, अनानास और कटहल इसके प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ये 5.5 घंटे होगा। यहाँ पे 5 घंटे, ये आधा घंटे लिख सकते हैं, 5 + आधा घंटा, ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2008 और 15 मई 2008 के मध्य कितने दिन होंगे? दोनों दिन शामिल हैं, इसमें ध्यान रखना है, हमें बताना है कितने दिन होंगे। तो देखिए जनवरी में शेष कितने दिन हैं? तो 26 से 31 दोनों दिन शामिल हैं, तो टोटल हो जाएगा 6 दिन। उसके बाद आएगा फरवरी, तो फरवरी में कितना दिन होगा? तो 29 दिन होगा, क्योंकि 2008 क्या है? एक लीप ईयर है। उसके बाद होगा मार्च, तो मार्च में 31 दिन होता है। उसके बाद होगा अप्रैल, तो अप्रैल में होगा 30 दिन। और फिर है मई, मई में है 1 से 15 तक, तो 15 दिन। ठीक है, अब कुल जोड़ देते हैं, 6 19 35, 35 1 36, 36 30 66, 66 30 96, 96 5 101 और 10 111, तो 111 दिन हमारा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन 1। क्वेश्चन है, ए और बी या तो समान आयु के हैं या ए बी से बड़ा है। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे ए बड़ा है बी से या तो समान आयु के हैं, यानी कि ए इज ग्रेटर दैन इक्वल टू बी। ठीक है। दूसरा है सी और डी या तो समान आयु के हैं या डी सी से बड़ा है, तो डी बड़ा है सी से या फिर ये समान आयु के हैं यानी कि बराबर है। तीसरा है बी सी से बड़ा है, तो बी बड़ा है सी से। अब देखिए इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, 1 और 3 को मिला के देखिए, तो ए बड़ा और बराबर है बी से और बी बड़ा है सी से। दूसरा दिया है कि डी बड़ा और बराबर है सी के। बी और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ए और डी के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है, हमें नहीं पता है। अब आगे चलते हैं। पहला है ए बी से बड़ा है, तो ए बी से बड़ा दिख रहा है यहाँ पे, तो ये सही हो गया। दूसरा है बी और डी समान आयु के हैं, बी और डी यहाँ पे समान आयु के हैं, ये गलत है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो समान आयु के हैं, बड़ा है, बराबर है, कुछ नहीं पता है। डी सी से बड़ा है, तो देखिए ये जो डी है सी से बड़ा है, तो ये बिल्कुल सही है। ए सी से बड़ा है, तो ये ए सी से बड़ा है, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मानक घनों में सामने वाले फलकों पर 4 और 3 लिखा है, इनके विपरीत फलकों पर लिखे अंकों का योग क्या होगा? तो देखिए मानक पासे का नियम होता है कि उसके विपरीत फलकों के अंकों का योग हमेशा 7 होना चाहिए। ठीक है, तो
सामने वाले फलक पर 4 और 3 लिखा है, ठीक है। तो जब 7 में से 4 को घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, और 7 में से 3 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 4। अब पूछ रहा है कि इनके विपरीत फलकों पर लिखे अंकों का योग क्या होगा, तो जाहिर सी बात है वो 7 होगा, ठीक है। ये 4 3 7 दिया है यहाँ पे, तो मानक फलक में योग हमेशा क्या होता है, 7 के बराबर होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौवों की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वां है, ठीक है, और बी दाएं से 9वां है। जब वे अपना स्थान बदलते हैं तो ए बाएं से 15वें स्थान पर होता है, तो पंक्ति में कितने कौवे हैं। देखिए ए जो है ये बाएं से यानी इधर से 10वां है, ठीक है, और बी जो है ये दाएं से 9वां है। अब कह रहा है कि वे अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी बी आ गया इधर, ए आ गया इधर, ठीक है। तो ए बाएं से यानी ए अब यहाँ से, ये जो ए है यहाँ से 15वें स्थान पर आ गया है। पहले कहाँ था, 10 पे था, अब 15 पे आ गया। इसके बीच कितने होंगे, तो इसके बीच होंगे 5 बच्चे, ठीक है। तो पंक्ति में कितने कौवे हैं, तो देखिए ये 10 है, ये 5 है, और ये वाला दिया है 9। तो 10 5 15, 15 9 24, 24 में से हम क्या करेंगे, एक घटा देंगे, क्यों, क्योंकि ये 15वां 2 बार काउंट हुआ है, एक बार यहाँ से और एक बार इधर से, तो 23 हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कों की एक पंक्ति में एक लड़के का स्थान दोनों ओर से 19वां है, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो जाहिर सी बात है 19 + 19 - 1 ये हो जाएगा 37, ऑप्शन हो जाएगा 2। 5 शहर PQRST भिन्न प्रकार के वाहनों से जुड़े हुए हैं। P और Q नौका और रेल से जुड़ा हुआ है। देखिए P और Q जुड़े हुए हैं कैसे, नौका और रेल से। दूसरा है S और R बस और नौका से जुड़े हुए हैं। S और R जो है बस और नौका से जुड़ा हुआ है। Q और T वायुयान से जुड़े हुए हैं, वायुयान से जुड़े हुए हैं। P और R नौका से जुड़े हुए हैं, P और R जो है नौका से जुड़े हुए हैं। और उसके बाद T और R रेल और बस से जुड़े हुए हैं। T और R जो है ये रेल और बस से जुड़े हुए हैं। पूछ रहा है कि R से Q जाने के लिए कौन सा वाहन प्रयोग में लाया जा सकता है, और देखिए हमें एक ही वाहन चुनना है, ये ध्यान रखना है। तो देखिए जो हमारा पहला, देखिए हमें कहाँ से कहाँ जाना है, R से Q जाना है। तो R से पहले क्या क्या करते हैं, हम P जाते हैं। तो ये मान लीजिए R है, यहाँ पे गया P, ठीक है। R से P कैसे गया है, नौका से सिर्फ जा सकता है। फिर P से Q जा सकता है, तो P से Q कैसे जा रहा है, P से Q जा रहा है नौका और रेल से, नौका या फिर रेल, दोनों में से कोई एक से जा सकता है। लाइन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। दूसरा है कि R से Q डायरेक्टली भी जा सकता है क्या, तो देखिए R से Q डायरेक्टली नहीं जा सकता। पहले R से जाएगा T, यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन, यहाँ पे R से जाएगा यहाँ पे T, कैसे जाएगा R से T, तो ये नौका से जाएगा। और फिर T से Q, तो T से Q जा रहा है यहाँ पे वायुयान से जा रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि नाव R जो है Q जाने के लिए कौन सा वाहन प्रयोग करेगी। तो नाव को आप देखें, अगर नौका इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, यानी एक बार ये नाव पे R चढ़ गया तो P से होते हुए Q तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर बाकी जगह जाएगा तो देखिए यहाँ पे R से T जाएगा तो नौका लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पे नौका बदल करके वायुयान लेना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा नौका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरों का कौन सा युग्म किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ है बगैर तीसरे शहर जाए हुए। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है P और T, ऑप्शन में देखिए P और T के बारे में। P से Q गया है और फिर Q से T, यानी बीच में कौन आ रहा है, Q आ रहा है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसके बीच में तीसरा शहर है, कौन सा शहर है, Q है। T और S का देखिए, T से जा रहा है हमें S, तो यहाँ पे देखिए T से जा रहा है R, फिर R से जा रहा है S, यानी बीच में कौन सा शहर है, R है। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, R हो जाएगा। Q और R देखिए, Q और R, Q से गए हम T और T से गए हम R, यानी बीच में कौन सा शहर आ रहा है, T, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्ग लुप्त है। तो देखिए इसमें जो लॉजिक दिया हुआ है वो ये है कि ये इससे जुड़ा है
और ये इस वर्ग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये बीच वाला भाग है इसका, और बाहर वाला भाग क्या हो गया है, इसमें आके गायब हो गया। उसी तरह हम क्या करेंगे, ये बाहर वाला भाग है तो ये गायब हो जाएगा और बीच वाला भाग यहाँ पे एक डॉट बच जाएगा जो कि 1 के समांतर दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अक्षर के समूहों में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए जनरली इस तरीके के सवाल को करने के लिए क्या करते हैं, पहले इसका मान लिख लेते हैं 3, Z 26, H 8, K 11, इसका लिखेंगे M 13, L 12, A 1, G 7, इसका लिखेंगे X 24, U 21, B 2, U 21, S 19, E 5, N 14, O 15। इसमें कितने का अंतर है, -3 का, इसमें अंतर है +8 का +3 का, इसमें -1 का अंतर है, और इसमें -11 का +6 का, इसमें -3 का अंतर है, और इसमें -14 का। यानी कोई पैटर्न हमें नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि इस पे तो नहीं बनेगा। तो देखिए इसमें हुआ क्या है, इसमें एक ए भावेल दिख रहा है, इसमें भी एक ए भावेल यू भावेल है, और इसमें 2 भावेल है ई और ओ। तो CZHK में कोई वावेल यानी स्वर नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। यही एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं के समूह में कौन सा सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है। तो देखिए इसमें जो लॉजिक दिया है वो ये है कि इन सभी संख्याओं को ये गुणा कर दिया है। 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। 1 पूर्णांक 1/2 को लिख सकते हैं 3/2, इसे लिख सकते हैं 3, और इसे लिख सकते हैं 1/4। तो ये कितना हो गया, 3 के 9, 9/16। उसी तरीके से इसको देखिए, ये 1/2, 75 को क्या लिखेंगे, 3/4 गुणे, इसको लिखेंगे 3/2, और इसको लिखेंगे गुणे 1, तो ये हो गया 9/16। इसको देखिए 1/2 गुणे 3/4 गुणे 3/2 गुणे 1, ये भी हो गया 9/16। इसको लिखते हैं 1 गुणे 3/2 गुणे 3 गुणे 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 9। यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा लुप्त चिन्ह लुप्त है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए। हालांकि ऑप्शन में ये इमेज जो है उलट गया है थोड़ा सा, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रम 3 पूर्णांक 1/2, 2 पूर्णांक 1/3 में x/41 का मान क्या है। तो देखिए हमें एक सीरीज़ दिया है 3 पूर्णांक 1/2, 2 पूर्णांक 1/3 और x/41। तो हमें पूछा है x बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे सभी भिन्न के लिए अंश हमारा क्या होगा, पहले वो डिसाइड कर लेते हैं। ये होगा 7/2, ये होगा 7/3, तो हमारे यहाँ पे क्या आना चाहिए, 7/4 आना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 7/41 आएगा, यानी x का मान हमारा क्या होगा, 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन हो गया हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रम 2 पूर्णांक 2, 2 पूर्णांक 1/2, 3 पूर्णांक 1/8 में चौथी संख्या क्या होगी। तो देखिए 2, इसको लिख सकते हैं 5/2, इसको लिख सकते हैं 25/8। तो देखिए दी गई श्रृंखला में अगली संख्या प्राप्त करने के लिए संख्या को क्या किया गया है, 5/4 से गुणा किया गया है। इसमें 2 में अगर 5/4 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 5/2 मिलेगा। फिर 5/2 में 5/4 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 25/8 मिलेगा। तो उसी तरह 25/8 में 5/4 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 25×5 125, बटे में 8 चौके 32। तो 125 में 32 से भाग देंगे तो 32 तियाँ, पूर्णांक ऊपर बचेगा 2 9 एंड 3 2, तो 3 पूर्णांक 29/32। तो ऑप्शन हो गया हमारा 4। नेक्स्ट है 100, 99.5, 98.5, 97, 95, 92.5 और 89.5 में अगली संख्या क्या होगी। तो देखिए इसमें कितने का अंतर है, -0.5 का अंतर है, इसमें -1 का अंतर है, इसमें -1.5 का अंतर है, इसमें -2 का अंतर है, इसमें -2.5 का अंतर है, इसमें -3 का अंतर है, और तो इसमें क्या होगा, -3.5 का अंतर होगा। यानी कि 5 में से 5 गया 0, 89 में से 3 गया 86, तो 86 हमारा आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इसका अर्थ ये है और इसका अर्थ ये है तो हमें इसका अर्थ क्या होगा ये बताना है। तो देखिए किया क्या है, ये 7 9 6 4 3 2 5, यहाँ पे लिखा है 6 9 7 5 2 3 4। तो देखिए जो शुरू का 3 संख्या है इसको ऐसे क्रॉस कर दिया है,
और जो अंतिम का संख्या है उसको ऐसे क्रॉस किया है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम इसका लिखते हैं 582213 ये लिखा है 2859312। इसको क्रॉस करके देखिए, ये 5 2 8 2 1 3 9। तो हम क्या करेंगे, इसका लिखेंगे अब 746981। तो क्या होगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, इसमें होगा 1, यहाँ पे होगा 9, ये होगा 5, यहाँ पे होगा 8। तो 6 4 7 1 5 8 9, तो 1 5 8 9, यहाँ पे 9 होगा, सॉरी। तो ऑप्शन हो गया हमारा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पुनर्व्यवस्थित होकर अंग्रेजी का एक सार्थक शब्द बना सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। इसका जो सार्थक शब्द होगा वो होगा ABGECT। इसका अर्थ होता है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट मतलब निराशा और बिना किसी उम्मीद के, उसको बोलते हैं एब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 583 293 से संबंधित है, वैसे ही 488 किससे संबंधित होगा। तो देखिए 583 को किया क्या है कि ये 5 + 8 + 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। और 293 को जोड़ेंगे, 293 को, तो ये होगा 9 2 11 3 14। ठीक है, 16 और 14 इसको जोड़िए, 4 + 8 + 8 8 8 16 4 20। तो हम इसमें क्या हो रहा है, -2 घटा है, तो इसमें भी -2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 18। तो 18 किसका है इसमें, तो ये 9 1 10 2 12 है, 7 3 10 8 18 है, ये 7 4 11 8 19 है, और ये 5 1 6 8 14 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, BF का HL से जो संबंध है वही संबंध EL का निम्न में से किसके साथ होगा। तो देखिए B2 F6 H8 L12, तो ये 6 ये 6, E5 L12, तो ये किसके साथ होगा, 6 इसमें जोड़िए, इसमें 6 11 और ये हो जाएगा 18। सॉरी ये I है, L नहीं है, I का होगा, I का 9 होता है, तो 9 6 यहाँ पे हो जाएगा 15। तो 11 किसका होता है, K का, 15 होता है O का, तो KO आंसर हो जाएगा हमारा 2। नेक्स्ट है, जो रबर का वृक्ष से संबंध है वही रेशम का किसके साथ संबंध होगा। तो रेशम का एक कीड़ा होता है, तो ये उससे संबंध, जैसे कि रबर वृक्षों से प्राप्त होता है तो उसी तरीके से रेशम कीड़े से प्राप्त होता है। प्रश्न है, सूर्योदय पर होडोर एक व्यक्ति का नाम है, इस तरह खड़ा है कि उसकी छाया उसके दाएं पड़ रही है, तो होडोर किस दिशा के सम्मुख खड़ा है। तो देखिए पहले हम दिशा बना लेते हैं, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हमें पता है कि सूरज क्या है, वो पूरब दिशा की ओर, पूरब दिशा से निकलता है। यदि होडोर की छाया उसके दाईं ओर पड़ रही है तो सूरज जो है होडोर के बाईं ओर होगा। तो देखिए सूरज यहाँ पे बाईं ओर कौन सा होगा, अगर दक्षिण की तरफ होडोर देखेगा तो ये वाला हिस्सा बाईं हो जाएगा और ये वाला हिस्सा दाईं हो जाएगा, और इधर ही उसकी छाया बन रही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, होडोर दक्षिण दिशा के सम्मुख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है। उसी तरीके का प्रश्न है। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक दिशा सूचक बना लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। यहाँ पे लड़का है, ये कह रहा है कि उत्तर दिशा में यानी इधर 20 मीटर चलता है, तो 20 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ता है। तो दाएं मुड़ने का मतलब क्या है, मेरा यहाँ पे ऐसे गया तो मेरा दाएं मुड़ेगा, यानी इधर मुड़ा है, और कितना चला है 30 मीटर, ये चला है 20 मीटर, ये 30 मीटर। अब दाएं मुड़ने के बाद फिर दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, यहाँ पे आके फिर दाएं मुड़ेगा इधर की तरफ, तो इसको 35 मीटर ऐसे बनाते हैं, 20 और ये थोड़ा सा 15 आगे बढ़ेगा, तो टोटल हो गया 35 मीटर। ठीक है, यहाँ पे अब लड़का आ गया है, अब बोल रहा है कि बाएं मुड़ता है, यहाँ पे आने के बाद फिर से वो बाएं मुड़ेगा, यानी कि इधर जाएगा। ठीक है, तो बाएं मुड़ के कितना जा रहा है, 15 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, यहाँ पे आ गया और फिर बाएं मुड़ता है, यानी कि इधर मुड़ेगा, और कितना चलता है, फिर से चलता है 15 मीटर। तो उसका अंतिम स्थान अपने प्रारंभिक स्थान से कहाँ है। तो देखिए प्रारंभिक स्थान ये था, अंतिम स्थान ये है, इन दोनों को मिला दीजिए। तो ये वाला कितना था 30 और ये वाला कितना था 15, तो 30 15 कितना हो गया 45 मीटर। किस दिशा में है, तो पूरब दिशा में है, तो आंसर हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, यदि A क्रॉस B का अर्थ है कि A B के दक्षिण में है और A प्लस B का अर्थ है कि A B से उत्तर में है, तो इसको भी सेम तरीके से हम लोग को बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिंबल का मान लिख लेते हैं। देखिए A गुणे B का अर्थ है A B के दक्षिण में है,
गुणे का अर्थ क्या हो गया, दक्षिण, ठीक है। प्लस का अर्थ हो गया उत्तर, परसेंटेज का अर्थ हो गया पूरब, यहाँ पे दिया हुआ है। माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है, माइनस ये हो गया पश्चिम, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न पे, ठीक है। हमारा समीकरण जो दिया है वो ये है, पी परसेंटेज क्यू प्लस आर, ठीक है। मान लेते हैं पी यहाँ पे है, ठीक है। तो पी परसेंटेज क्यू, परसेंटेज का मतलब पूरब, यानी पी क्यू के पूरब में है, तो ठीक है। पी यहाँ पे है तो क्यू यहाँ पे होना चाहिए, तभी तो पी जो है क्यू के पूरब में होगा, सही है। उसके बाद क्यू और आर के बीच में प्लस दिया है, प्लस का अर्थ है उत्तर, यानी कि क्यू जो है वो आर के उत्तर में है, तो ये क्यू इधर है। आर अगर यहाँ पे होगा तभी तो क्यू उसके उत्तर में होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आर माइनस एस, माइनस का अर्थ है पश्चिम, तो आर जो है एस के पश्चिम में है, तो आर जो पश्चिम में तभी होगा जब यहाँ पे हमारा एस होगा, ठीक है। तो पूछ रहा है एस जो है क्यू के प्रति किस दिशा में है, एस जो है वो क्यू के प्रति किस दिशा में है, तो ऐसा कीजिए, इसको आप डॉटेड लाइन से ऐसे मिला लीजिए यहाँ पे, और ये क्यू हमारा यहाँ पे हो जाएगा। एस जो है क्यू के प्रति किस दिशा में है, तो क्यू के प्रति एस जो है ये हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो साउथ और ईस्ट यानी दक्षिण और पूरब में है, तो हमारा ऑप्शन हो गया 2। एस जो है क्यू के प्रति दक्षिण पूर्व दिशा में है। राजा पूर्व की ओर 90 मीटर चलता है, मान लेते हैं राजा यहाँ पे है, ठीक है। ये पूरब की ओर कितना चला है, 90 मीटर, ठीक है। ये पूरब दिशा है। अब उसके बाद दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, तो दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला है, यहाँ पे आ गया दाएं मुड़ के। अब बोल रहा है कि फिर दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, तो फिर दाएं मुड़ के कितना चलेगा, यहाँ पे 30 मीटर हमने इसको चला दिया, यहाँ पे आ गया। अब बोल रहा है कि उत्तर की तरफ मुड़कर 100 मीटर चलता है, तो उत्तर किसका है, ऊपर की तरफ होगा इसका, तो 20 और ऊपर चलेगा 80 मीटर, तो ये टोटल कितना हो गया, यहाँ पे आ गया 100 मीटर चला है, टोटल 100, ये वाला एरिया 80 और ये वाला कितना हुआ, ये 20 है, तो ये भी 20 होगा, ठीक है। अपनी आरंभ की जगह से वो कितनी दूर है, तो आरंभ कहाँ किया था, यहाँ पे, ये है 90, ठीक है, और ये है 80, यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी, तो टोटल ये 90 था, ठीक है। इसमें से हमने 30 घटा दिया, तो ये कितना हो गया 60, और ये वाला हमारा लाइन हो गया 80, तो 60 और 80, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 60 का स्क्वायर कितना होगा 3600 प्लस 80 का स्क्वायर 6400, तो 36 64 कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, तो ये 100 के बराबर होगा, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। निम्न में से कौन सा शब्द दुकान, माल और मांग से समान लक्षण बांटता है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2 मूल्य। तो प्रश्न में जो दिया गया है सभी शब्द बाजार से संबंधित है, तो मूल्य उसी तरह संबंधित है जैसे दुकान, माल और मांग से संबंधित है, तो हमारा आंसर होगा मूल्य। नेक्स्ट है, इसमें एक्स का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो लॉजिक दिया है वो ये है कि आकृति में तीनों संख्याओं का योग जो है वो 100 के बराबर है। देखिए 52, 21 प्लस 27, तो 7 1 8 2 10, 5 2 7 2 9 1 10, 100 है। उसी तरीके से इसमें देखिए 34, 22, 44, 4 4 8 2 10 के 0 हासिल 1, 4 3 7 2 9 1 10, 100, तो इसमें भी वही होगा 71 प्लस 16 6 1 7 7 1 8, इसमें अगर हम 13 जोड़ेंगे तो ये 100 हो जाएगा, तो आंसर हो गया हमारा 1। नेक्स्ट है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है तो पश्चिम क्या बनेगा, तो सबसे पहले आप दिशा बना लीजिए, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। अब कह रहा है प्रश्न में कि जो दक्षिण पूर्व है वो उत्तर बन जाता है, तो दक्षिण पूर्व कौन सा है, ये वाला हिस्सा है, ये है दक्षिण पूर्व, तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ये दक्षिण पूर्व है, ये क्या बन गया है, ये नॉर्थ बन गया है। उसके बाद बोल रहा है उत्तर पूर्व जो है वो पश्चिम बन गया है, तो उत्तर पूर्व यानी कि ये और ये, तो ये बन गया है पश्चिम यानी कि वेस्ट, तो वेस्ट के विपरीत क्या आना चाहिए, ईस्ट आना चाहिए, पूरब आना चाहिए, और नॉर्थ के विपरीत क्या आना चाहिए, साउथ यानी कि दक्षिण आना चाहिए। तो बोल रहा है कि पश्चिम क्या बनेगा, तो ये जो पश्चिम है ये क्या बनेगा, दक्षिण और पूरब बनेगा, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन
3 दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट है, किसी कोड में एयर कहलाती है ग्रीन, ग्रीन कहलाता है ब्लू, ब्लू कहलाता है स्काई, स्काई कहलाता है येलो और येलो कहलाता है वाटर। तो कोड में क्लियर स्काई का रंग क्या होगा? तो देखिए क्लियर को हम क्या बोल रहे हैं इसमें, तो क्लियर स्काई का मतलब होता है साफ आकाश। साफ आकाश का रंग कैसा होता है? नीला, और नीला को हम क्या कह रहे हैं? स्काई कह रहे हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 स्काई। नेक्स्ट है, यदि कोड में Z बराबर 2197 है और R बराबर 729 है तो J का मान हमें बताना है। तो देखिए Z बराबर क्या होता है? 26 होता है। 26 में अगर 2 को भाग दे तो ये 13 और 13 का क्यूब होता है 2197। उसी तरीके से R बराबर होता है 18, 18 में 2 से भाग देंगे तो 9 और 9 का क्यूब करेंगे तो ये होगा 729। तो J बराबर क्या होता है? 10, 10 में 2 से भाग देंगे तो होगा 5, 5 का क्यूब करेंगे तो ये होगा 125। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, चेन्नई और पुदुचेरी के बीच 10 टैक्सी चलती है। कितने कितने तरीके से एक चेन्नई से पुदुचेरी जाकर भिन्न टैक्सी द्वारा वापस आ सकता है? तो देखिए चेन्नई और पुदुचेरी के बीच कुल टैक्सियाँ कितनी चलती है? 10। चेन्नई और पुदुचेरी के बीच वापसी के लिए टैक्सी कितनी होगी? 9 होगी। इसलिए तरीके कितने होंगे? 10P2 यानी कि 10 × 9 यानी कि 90 तरीके होंगे। तो आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, 9 अंकों 1 2, यहाँ पे ये छूट गया है, 1 2 9 से 6 अंकों को प्रयोग में लाकर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? देखिए कुल अंक कितना है? 1 से लेकर के 9 तक है। अंकों की संख्या कितनी बनानी है? 6 बनानी है। तो कुल 6 अंकों की संख्या 9P6 यानी कि फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। तो ये 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4, इसको गुणा करेंगे तो 60480। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, Z बराबर 52 है, एक्ट 48 है, तो बैट किसके बराबर होगा? तो देखिए Z का मान होता है 26, 26 में हमने गुना किया 2 से तो ये हो गया 52। एक्ट होता है 1 + 3 + 20, 20 3 23 1 24, 24 में हमने गुना किया 2 से तो ये हो गया 48। तो उसी तरह बैट को क्या लिखेंगे? B2A1 T20, तो ये हो गया 23, 23 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 46। तो हमारा ऑप्शन हो गया 4। नेक्स्ट है, अगर किसी कोड में 134 का अर्थ गुड एंड टेस्टफुल के लिए, 478 का अर्थ लुक्स गुड पिक्चर है और 729 का अर्थ पिक्चर इज़ ब्लरी है, तो किस अंक का अर्थ होगा? लुक्स। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आपको इसमें समझना क्या है कि ये गुड जो है इसमें भी गुड दिख रहा है। तो इसमें कॉमन क्या है? 4 7 8 में और 1 3 4 में 4 कॉमन है, यानी कि गुड के लिए हमें क्या मिल गया? 4 मिल गया। अब देखिए पिक्चर, पिक्चर यहाँ पे है, पिक्चर यहाँ पे है। पिक्चर के लिए 4 7 8 है और इस पिक्चर के लिए 7 2 9 है, तो यानी पिक्चर के लिए हमें क्या मिल गया है? पिक्चर के लिए मिल गया हमें 7। ठीक है, हमें निकालना किसका है? लुक्स के लिए। तो गुड का निकल गया, पिक्चर का निकल गया, ये हो गया 4, ये हो गया 7। तो लुक्स का क्या हो जाएगा? 4 और 7, 478 है तो 4 7 हटा देंगे तो बचेगा 8, तो लुक्स का हो गया 8। आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि रोज़ को कोड में 6821 लिखा गया है और चेयर को इस तरीके से लिखा गया है, तो बताना है सर्च को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हुआ ये है SE, तो SE तो कितना है? 2 1 है। AR तो AR 4 6 है, तो 4 6 हो गया। उसके बाद CH, तो CH कितना है? 7 3 है, तो 7 3 हो गया। तो 214 673 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला को जारी रखने वाली आकृति का चयन कीजिए। तो इसमें हुआ ये है कि ये जो जुड़ा है इससे और ये जुड़ा है इससे, तो ये जुड़ा होगा इससे और इसके आगे वाला जो बॉक्स आएगा वो इससे जुड़ा होगा। तो देखिए लाल वाले को पहले देखिए, ये 90 डिग्री है, ये 135 डिग्री मान लीजिए समझने के लिए, और ये क्या हो गया? दोनों एक ही लाइन में हो गया, यानी कि 180 डिग्री के बराबर हो गया है। ठीक है, इसमें देखिए 45 डिग्री है, इसमें क्या हुआ? 0 हो गया, फिर इसमें क्या हो जाएगा? -45 हो जाएगा, यानी लगभग ऐसा कुछ बनेगा।
तो फिगर में ऐसा 2 दिया है, 4 होगा या तो 2 होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर जो होना चाहिए इन्हीं दोनों में से कोई होना चाहिए, ये दोनों ही ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी हुई श्रृंखला को जारी रखने वाली आकृति का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए आंसर क्या होगा, वर्ग जो है वो दक्षिणवर्त दिशा में एक स्थान आगे चल रहा है, अगर आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा। ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है, एक्चुअल में जो आंसर आएगा वो ऐसा आएगा, इसके अंदर एक त्रिभुज होगा और इसके अंदर एक पेंटागन होगा, ये हमारा एक्चुअल आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 खिलौनों में से 5 कितने तरीके से चुने जा सकते हैं यदि एक विशेष खिलौना हमेशा सम्मिलित किया जाए। ठीक है, तो कुल खिलौने कितने हैं, 12 हैं, चुने जाने वाले खिलौने कितने हैं, 5 हैं, एक विशेष खिलौना हमेशा शामिल होता है, इसलिए शेष खिलौना कितना होगा, 11 होगा, क्योंकि एक तो विशेष खिलौना हमेशा शामिल रहेगा ही, और इसमें से कितना चुनना है, हमें 4 चुनना है, तो 11C4 यानी कि 11 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 11 गुने 10 गुने 9 गुने 8 बटे में 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, तो ये हो गया 330 के बराबर होगा, ऑप्शन हो गया हमारा 2। नेक्स्ट है, एक्स और वाई 2 पासे फेंकते हैं, एक्स खेल की शुरुआत करता है, तो उनके सर्वप्रथम 9 आने की संभावना का अनुपात क्या होगा। तो देखिए यदि एक्स और वाई 2 पासे फेंकते हैं और एक्स खेल शुरू करता है, तो एक्स का जो संभावना होगा 9 आने का वो होगा 4 5 5 4 3 6 और 6 3। इसके लिए योग 9 के रूप में प्राप्त करने की यही संभावित परिणाम है, तो कुल परिणाम कितने हैं, 4 है। इसी तरह वाई का अगर आप निकालेंगे तो सेम होगा, 4 5 5 4 3 6 और 6 3 के लिए 9 के रूप में ये योग प्राप्त करने के संभावित परिणाम हैं। एक्स या वाई के योग को 9 लाने के लिए जो हमारा रोल करने की संभावना क्या होगी, वो होगी 4/36, तो ये हो गया 1/9, यानी कि इसके रूप में रोल करने की ये संभावना है। तो पहली बारी में एक्स के 9 के लुढ़कने की प्रायिकता क्या होगी, P1 होगी 1/9। पहली बारी P पर एक्स के लुढ़कने में विफल रहने की प्रायिकता, और पहली बारी पर वाई के 9 के लुढ़कने की प्रायिकता क्या होगी, 1 - 1/9 × 1/9 हो जाएगा, यानी ये हो गया 8/81। अगर न तो एक्स और न ही वाई अपने पहले रोल पर 9 रोल करते हैं, तो हम इस प्रक्रिया को क्या करेंगे, फिर से शुरू करेंगे, और इन दो संभावनाओं के बीच का अनुपात उस चल रहे लाभ को दर्शाता है जो एक्स ने प्रत्येक मोड़ में खेल शुरू किया था। तो एक्स के जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी यहाँ पे, 9/8 + 9 यानी कि 9/17, और y के जीतने की प्रायिकता होगी 8/8 + 9 यानी कि 8/17। तो हमारा अनुपात क्या होगा x/y का, 9/8 हो जाएगा। तो ऑप्शन हो गया हमारा 1। ये काफ़ी मुश्किल सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेटी में 9 गेंदें हैं, 2 लाल 3 नीली और 4 काली हैं। 3 गेंदें निरुद्देश्यता से निकाले जाने पर क्या संभावना है कि सब भिन्न रंग की होगी। देखिए ये जो है ये 2/9 है और ये 2/7 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कुल गेंद कितना दिया है, 9 दिया है, रेड है 2, ब्लू है 3 और ब्लैक है 4। यदि यादृच्छिक रूप से 3 गेंदें निकाली जाती हैं तो सभी गेंदों के अलग अलग रंग होने की प्रायिकता हमें निकालना है। तो बॉक्स में 3 गेंद चुनने की कुल संख्या क्या होगी, 9C3 होगा, यानी 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा हमारा, कैलकुलेट करने पर 84 आएगा। ठीक है, तो 2 में से एक लाल गेंद निकालने की तरीक़ों की संख्या क्या होगी, 2C1 यानी कि 2 होगा, 2 में से एक निकालना है। फिर 3 में से एक नीली गेंद निकालने की तरीका क्या होगा, 3C1 यानी कि 3 होगा। फिर 4 में से एक काली गेंद निकालने के तरीक़ों की संख्या क्या होगा, 4C1 होगा यानी कि 4। तो हमारी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 2 गुने 3 गुने 4/84, तो ये हो जाएगा 2/7 के बराबर आएगा। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, शब्द फेंट्स में कितने अक्षर अपनी जगह नहीं बदलेंगे यदि अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में हिसाब से लिखा जाए। तो देखिए FAINTS, तो ये AFINST ये अल्फ़ाबेटिकल हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से कि I और N अपनी स्थिति नहीं बदल रहे हैं, I और N जो हैं जहाँ थे वहीं पे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, एक आदमी हर एक तस्तरी में 9 मूंगफली रखता है पर 2 तस्तरी खाली रह जाती है।
वो दोबारा कोशिश करता है और इस बार हर एक तस्तरी में 6 मूंगफली रखता है। अब उसके पास 3 मूंगफली बच जाती है, तो उसके पास कितनी तस्तरी थी? तो माना कि कुल तस्तरी कितनी है? 1 है। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि एक आदमी प्रत्येक तस्तरी में 9 मूंगफली रखता है, लेकिन 2 तस्तरी खाली रह जाती है, इसलिए कुल मूंगफली क्या होगी? कुल मूंगफली की संख्या क्या होगी? 9 × x - 2 होगी। इसको पहला समीकरण मान लेते हैं। वह फिर से कोशिश करता है और इस बार प्रत्येक तस्तरी में 6 मूंगफली रखता है। अब उसके पास 3 मूंगफली बचती है। इस केस में कुल मूंगफली क्या होगी? 6 × x + 3। तो ये बराबर हो जाएगा दोनों, x - 2 6x + 3, ठीक है। 9x - 18 6x + 3, तो 9 में से 6 गया 3x, 18 3 21, तो x बराबर मिल गया 7। तो कुल तस्तरी कितने हैं? 7 है। नेक्स्ट है, कौन सी आकृति दी गई आकृति को सही ढंग से पूरी करती है? वैसा ही क्वेश्चन रिपीट हो गया जैसा कि मैंने बताया था, ऑप्शन इसका 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकृतियों के किस युग्म का संबंध निम्नलिखित आकृतियों के समान होगा? तो देखिए एरो मार्क ऊपर है, बाकी 2 नीचे हैं, तो ये वाला देखिए 3 इसके बिल्कुल समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक घड़ी के मुख को 3 बराबर भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि प्रत्येक भाग के अंकों का योग बराबर हो, तो वह योग क्या होगा? तो देखिए घड़ी में अंक कितने होते हैं? 1 से लेकर के 12 तक होते हैं। यदि किसी घड़ी के फलक को 3 बराबर भाग में इस प्रकार बांटा जाए कि प्रत्येक भाग के अंकों का योग बराबर हो, तो श्रृंखला का योग क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए n × n + 1/2। तो ये हो गया 12 × 13/2, तो ये हो गया 78। तो 3 बराबर भागों में विभाजित करना है, तो 78/3 बराबर क्या होगा? 26। तो योग क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने भिन्न तरीकों से बैंक शब्द के अक्षर व्यवस्थित किए जा सकते हैं? तो देखिए बैंक शब्द के अक्षर को कितने अलग तरीके से हमें व्यवस्थित करना है? तो शब्द के अक्षर की संख्या क्या है? 4 है, तो कुल तरीके क्या होंगे? फैक्टोरियल 4 हो जाएंगे। तो 4 × 3 × 2 × 1 4 3 12 2 के 24, तो ऑप्शन हो गया हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ग का कूट दिया है हमें इतना, तो उमन का कूट क्या होगा? ठीक है, तो देखिए वर्ग के लिए 4 है, तो डब्लू के लिए देखिए 4 12 है, तो उमन के लिए भी 4 12 हो गया। बाकी मैन का हमें पता करना है, तो 4 12 इसकी कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन हो गया हमारा 1। ठीक है, अगर ड्राइवर 12, पेडेस्ट्रियन 20 और एक्सीडेंट को 16 लिखा गया है, तो कार को क्या लिखा जाएगा? देखिए ड्राइवर में 1 2 3 4 5 6, 6 में 2 से गुणा कर दिए 12 मिल गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में 2 से गुणा कर दिए 20 मिल गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में 2 से गुणा किए तो हमें 16 मिल गया। तो हमें बताना है कार का क्या होगा? तो 1 2 3, 3 में 2 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 6 मिल जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 2। नेक्स्ट है, 2 बालिग और 2 बच्चों के लिए एक संग्रहालय के टिकटों की कीमत 24 रुपये है। यदि एक बच्चे का टिकट का मूल्य बालिग के टिकट के मूल्य से आधा हो, तो बालिग के टिकट का मूल्य क्या होगा? देखिए बालिग मतलब वयस्क को बोलते हैं, तो इसको मान लेते हैं x, बच्चों को मान लेते हैं y। तो 2x + 2y बराबर कितना है? 24 रुपये है। यदि बोल रहा है कि यदि एक बच्चे के लिए टिकट की कीमत एक वयस्क के टिकट के लिए कीमत का आधा है, तो क्या हो जाएगा हमारा? x बराबर हो जाएगा 2y। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2y + 2y, इस x का मान यहाँ पर हम रख रहे हैं, तो ये हो गया 4y + 2y बराबर 24। तो ये हो गया 6y बराबर 24। तो y बराबर हमें मिल जाएगा 4, तो x बराबर हमें मिल जाएगा 8। हमें निकालना क्या था? तो बालिग के टिकट का मूल्य क्या है? तो 8 रुपये है। तो आंसर हो गया 1। हमें इस दिए गए वैल्यू को आरोही क्रम में सजाना है। तो देखिए 2 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? तो ये होगा 12। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? √2 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 6 बावर का, इसका या यूँ कहें कि 2 का पावर 6 को 1/12 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि 2 का पावर 6 क्या होता है? 64, 64 का पावर 1/12 लिख सकते हैं। उसी तरीके से क्यूब रूट ऑफ 4 यानी 4 का पावर 1/3 को हम क्या करेंगे? अंदर बाहर हमें क्या करना है? 12 बनाना है पावर में किसी भी तरीके से। तो ये हो जाएगा 4 का पावर 4 और बाहर 1/12, ये 1/3 के बराबर होगा। तो 4 का पावर 4 क्या होता है? 256, 256 के पावर
12। फिर क्या करेंगे, 4√6 दिया है, इसको लिख सकते हैं 6 का पावर 1/4। हमें इसको पावर 1/12 लेना है तो इसको लिख सकते हैं 6 का पावर 3 ऊपर पावर इसका 1/12 हो जाएगा, क्योंकि 3 गुने 1/12 जब इसको खोलेंगे तो ये क्या होगा, 3 चौके 12, 1/4 इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, 6 का क्यूब क्या होता है 216, 216 का पावर 1/12। देखिए अब घातांक क्या हो गया है, सब में सेम हो गया है, आधार क्या है अलग अलग है, तो जिसका आधार सबसे बड़ा होगा वही हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी, 3√4 का क्यूब रूट, उसके बाद छोटी संख्या 216 वाली यानी कि 4 का ये हो जाएगा, और उसके बाद सबसे छोटा हो जाएगा √2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, √2, 4√6 एंड 3√4। तो हमारा ऑप्शन हो गया 1। नेक्स्ट है, यदि b बराबर -50/-2 है और a बराबर -5 का होल स्क्वायर है तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए b बराबर -50/-2 का मतलब क्या है, ये कट जाएगा तो b बराबर हमें क्या मिलेगा 25, और a बराबर -5 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा 25, तो a बराबर हमें क्या मिला है b। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन a बराबर b 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, 7 का न्यूनतम गुणज जो 4 शेष भाग छोड़ दे जब 6, 9, 15 और 18 से विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो देखिए 7 का न्यूनतम गुणज जिससे 6, 9, 15 और 18 से विभाजित करने पर शेष 4 बचता है, हमें ये बताना है। तो 6, 9, 15 और 18 का एलसीएम क्या होगा, ये हो जाएगा 90, 18 × 5 = 90। इसलिए हमारा 90 के + 4 क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा, क्योंकि 4 क्या आ रहा है, शेषफल छोड़ रहा है ये वो संख्या, तो हमारी संख्या जो है x मान लेते हैं, ये इसके रूप में होगी। ठीक है, अब k के स्थान पर मान रखकर हमें क्या करना है, जांच करना है। तो k बराबर यदि 1 रखूँगा तो x बराबर क्या मिलेगा, 94 मिलेगा। 94 7 का गुणज नहीं है तो k का मान 1 नहीं होगा। k का मान अब रखिए 2, तो x बराबर हमें क्या मिलेगा, 90 दूनी 180, 104 84, तो ये भी इसमें भी 7 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। k का मान रखिए 3, तो 9×3 = 27, 9×3 = 27, 270, 274 हो जाएगा, तो 274 में 7 से भाग देंगे तो ये भी नहीं जाएगा। k का मान रखिए 4, तो 9 × 4 = 36, तो x बराबर 364 हो जाएगा। 7 से भाग देंगे तो 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14, यानी 52 बार में पूरा पूरा कट रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 364, ऑप्शन 3। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।